यानी हम लोग पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग होता क्या है? आप एक चीज सोचो जेनी, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है ना जो अपने अंदर में एजेंट रखती होंगी। वो एजेंट के थ्रू वो लोग सामान बेचते होंगे, एजेंट सामान बिकवाता होगा और बदले में एजेंट क्या लेगा जेनी? कमीशन। तो यही इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कैसे करेंगे हम? यानी कंसाइनर और मेरा एजेंट यानी कंसाइनी, ये लैंग्वेज चलता है। हम हो गए एजेंट, हम हो गए ओनर ऑफ द गुड्स, हम क्या लाएंगे? कंसाइनर। तो हम अपने बुक्स में इसका एंट्री कैसे करेंगे कि कंसाइनर को सामान भेजे, बहुत सारा एक्सपेंडिचर हम किए, बहुत सारा एक्सपेंडिचर वो किया, वो सारा एक्सपेंडिचर मेरे से वसूल करेगा जेनी? ये सारा एक्सपेंडिचर वो मेरे से वसूल कर लेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जेब से कोई खर्चा करेगा। वो क्यों करे? उसका तो काम केवल माल बिकवा के कमीशन कमाना, बस। खर्चा कर देगा तो फिर उसके पास क्या बचेगा? तो हमको अपने बुक्स में यानी कंसाइनर को अपने बुक्स में कुछ अकाउंट्स बनाना पड़ेगा जिसमें हम उसको सामान भेजिए वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, हम एक्सपेंडिचर किए सामान भेजने के लिए वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो एक्सपेंडिचर किया वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसको कमीशन दे रहे हैं वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो मेरा सामान बिकवाया उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रास्ते में कुछ नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस हो गया वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और मेरे एजेंट के पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये बहुत कुछ चीजों को हमको एक या दो अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। यानी अकाउंट जो बनेगा उसका बात बाद में करेंगे, पहले कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे बात करते हैं। तो पहले बात तो ये कंसाइनमेंट अकाउंटिंग है क्या? तो यहां पे बताया, ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द मार्केट इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट मैन्युफैक्चरर और होलसेलर कैन नॉट अप्रोच डायरेक्टली टू एवरी कस्टमर अराउंड द स्टेट और नेशन। टू ओवरकम दिस लिमिटेशन मैन्युफैक्चरर्स नॉर्मली अपॉइंट रिलायबल एजेंट्स at every desired location to reach to the customer directly. That agent, उस एजेंट को हम लोग बोलते हैं कंसाइनी, और हम लोग जो सामान भेज रहे हैं वो कहलाते हैं कंसाइनर। यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हैं, वो फीचर्स ज़्यादा कुछ है नहीं, वो नॉर्मली बात है। कंसाइनमेंट इज द प्रोसेस अंडर विच ओनर कंसाइंस हैंड ओवर हिज मटेरियल टू हिज एजेंट और सेल्समैन फॉर द पर्पज ऑफ शिपिंग, ट्रांसफर और सेल। हम अपने एजेंट को माल दे रहे हैं, वो आगे माल बिकवा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नेचर या स्कोप है कंसाइनमेंट का। हियर अल्टीमेटली ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन विद द मैन्युफैक्चरर। देखो मालिक हम ही रहेंगे, वो सिर्फ मेरा एजेंट होगा, तो ये तो ऑब्वियस बात था, और वो इसके बदले में कमीशन लेगा माल बिकवाने के लिए। तो माल ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप नहीं। सिंस ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन विद द मैन्युफैक्चरर इट इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, कंसाइनी इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स। ओनरशिप अभी भी मेरे पास है, और अपने लॉ का नियम क्या बोलता है देनी, कि जो गुड्स का ओनर, हेलो कुछ बोलना है? कुछ इशू फीचर से दोबारा बोलते हैं। देखो फीचर्स क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, कि ओनरशिप गुड्स का प्रिंसिपल के पास ही रहता है। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है, प्रिंसिपल कहलाता है कंसाइनर और एजेंट कहलाता है कंसाइनी। तो कंसाइनर कंसाइनी का रिलेशनशिप है, और गुड्स का ओनरशिप हमेशा कंसाइनर के ओनर के पास है, कंसाइनर के पास, और कंसाइनी केवल अपना कमीशन कमाएगा। और अपने लॉ में एक बात पढ़ते हैं ना जेनी, कि रिस्क जिसका, सॉरी ओनरशिप जिसका रिस्क भी उसी का। तो गुड्स को अगर लॉस या कुछ डैमेज होगा ना, तो ये भी नुकसान ओनर ही झेलेगा, कंसाइनी का इसमें कोई लेन देन नहीं है। द गुड्स आर सोल्ड ऑन ओनर्स रिस्क एंड हेंस प्रॉफिट और लॉस गोज टू ओनर। अच्छा, अगर रिस्क मेरा है तो फिर प्रॉफिट और लॉस भी मेरा है, कंसाइनर को उसमें भी, कंसाइनी को उसमें भी कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपना कमीशन ले और घर जाए। कंसाइनी ओनली गेट रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड कमीशन। कंसाइनी मेरे से केवल दो चीज मांग सकता है, एक उसका अपनी जेब से जो खर्चा हुआ इस काम को करवाने में, और दो अपना कमीशन मांगेगा। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट था कंसाइनमेंट में। यहां पे बोला व्हाई कंसाइनमेंट इज नॉट अ सेल, तो ये बताने का कोई दरकार बचा नहीं। अब कंसाइनमेंट और सेल में फर्क क्या है? ओनरशिप कंसाइनमेंट में ओनर के पास ही रहता है, जबकि सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है।
कंसाइनमेंट में रिस्क भी ओनर के पास होता है, जबकि सेल में रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। जनरली सेल के केस में डेटर क्रेडिटर का रिलेशनशिप होता है, यहां पे कंसाइनर कंसाइनी का या प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। सेल में आप गुड्स रिटर्न करो तो वो सेल्स रिटर्न कहलाता है। कंसाइनमेंट में ऐसा कोई नियम नहीं है, वो गुड्स नॉर्मली रिटर्न कर सकता है आपको, उसका माल नहीं बिका वो आपको रिटर्न कर दिया, या फिर अपने पास एज ए अनसोल्ड स्टॉक रख लिया। तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, थ्योरेटिकली पूछता है कि फीचर्स लिखो या डिफरेंस बिटवीन सेल और कंसाइनमेंट लिखो, तो ये हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर, थ्योरेटिकल पार्ट खत्म। प्रैक्टिकल पार्ट में जो मेन बात है जेनी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का बात करना है हमको। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है उसमें कमीशन, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कमीशन। एक बात बोलो जेनी, कमीशन जनरली कैसा होता है? सिंपल एकदम, आप मेरा 10 लाख का सामान बिकवाए, बात हुआ था अपना कि आपको 3% कमीशन मिलेगा, तो 10 लाख का 3% 30,000 रुपये आप मेरे से लिए और आप हट गए साइड में। इसके अलावा जेनी 2 टाइप का कमीशन आप और ले सकते हो मेरे से, और इस चैप्टर में ये दोनों कमीशन बहुत काम किए हैं। तो देखो कमीशन हेड में हम 3 आइटम लिखा है, सिंपल कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, डेल क्रेडियर कमीशन। सिंपल कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, डेल क्रेडियर कमीशन। अब ये 3 क्या होता है? सिंपल कमीशन तो बेटा आप समझ गए, हम बोले थे 5 लाख का सामान है, 5 लाख में बिकवा दो तो तुमको 3% कमीशन देंगे। तो वो 5 लाख का सामान बिकवाया, 3% कमीशन लिया अपना 15,000 रुपया और चलता बना। ओवरराइडिंग कमीशन आ जाता है जेनी, अगर वो हम उसको बोल रहे थे भाई सामान तो 5 लाख का है, अगर इससे ऊपर बिकवा दिया तो जितना एक्स्ट्रा में बिकवाएगा उस पर तुमको 10% कमीशन और देंगे। अब मान लो वो 6 लाख में बिकवाया, तो जेनी उसको टोटल कमीशन कैसे मिलेगा बताओ? आई रिपीट माई एग्जाम्पल, 5 लाख तक माल बिकवाने पे हम उसको 5% कमीशन देने का बात किया था। फिर हम उसको यह बोला अगर तुम 5 लाख से ज्यादा में बिकवा देते हो तो तुमको एक्स्ट्रा सेल के ऊपर 10% कमीशन देंगे, और वो मेरा माल 6 लाख में बिकवा दिया, तो बताओ कमीशन का फिगर क्या होगा? ट्राई, हाँ बोलो क्या होगा? बोलो। हम बोल रहे हैं दोबारा, पहला एग्जाम, पहले सिंपल कमीशन निकालो। हम बोल रहे हैं वो 5 लाख में बिकवाता है तो हम 5 लाख पे उसको 5% कमीशन देंगे, यानी 25,000 देंगे। अब हम उसको बोला कि भाई तुम अगर एक्स्ट्रा में बिकवा देते हो मेरा माल तो हम तुमको एक्स्ट्रा सेल के ऊपर 10% कमीशन देंगे। वो मेरा माल 5 लाख में नहीं 6 लाख में बिकवा के दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा 1 लाख है देनी, तो वो अलग से ऐड होता है। हाँ हम उस पर और 10% कमीशन देंगे। तो यानी 1 लाख पे 10% और 10,000 देंगे हम उसको, है ना? तो ये जो 10,000 है इसको बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन, एक्स्ट्रा बिकवाने का कमीशन। जो एक्स्ट्रा में मिला। हाँ, और डेल क्रेडियर कमीशन बड़ा मजेदार चीज है देनी। अनम्यूट रहो, अपने आप को अनम्यूट रखो, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। डेल क्रेडियर कमीशन क्या होता है? हम आपको यह बोला जेनी कि देख भाई तुम अगर एक चीज और झेलने को तैयार है, बेड डेप्ट, तो हम तुमको एक्स्ट्रा कमीशन भी देंगे। मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए, डूबा तो तुम अपनी जेब से देगा। और वो रेडी हो गया, बोला 5 लाख का सेल के ऊपर हम 2% कमीशन लेगा बेड डेप्ट। अगर उस कमीशन का नाम होगा डेल क्रेडियर कमीशन। अब अगर कोई बेड डेप्ट होता है तो वो कंसाइनी झेले, मेरे को मेरा पूरा 5 लाख रिकवर करवा के ला के देगा। और अगर हम उसको ये डेल क्रेडियर कमीशन नहीं देते हैं जेनी, तो जो भी बेड डेप्ट है वो हम खुद झेले, उससे उस एजेंट को कोई मतलब नहीं है। अगर 4,75,000 रिकवर हुआ तो वो हमको 4,75,000 ला के दे देगा। 4 लाख रिकवर हुआ तो हमको 4 लाख ला के दे देगा। पूरा 5 लाख रिकवर हुआ तो पूरा 5 लाख ला के दे देगा, अगर वो डेल क्रेडियर कमीशन नहीं ले रहे तो। लेकिन अगर वो डेल क्रेडियर कमीशन भी ले रहे तो वो हमको पूरा 5 लाख लेके देगा। बेड डेप्ट हम नहीं झेलेंगे,
बैड डेप्ट वो अपनी जेब पे झेले। तो ये तीनों कमीशन क्लियर है? यस सर। तो ये ध्यान रखना क्योंकि सम में आपको बोलेगा ये सब बात, तो आपको वो कमीशन कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी कॉमन टर्म्स में, हाँ, ये जो दो टाइप का यहाँ पे लॉस होता है बेटा, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस किसको बोलते हैं जेनी, बोल सकते हो? नॉर्मल लॉस किसको बोलते हैं, बोल सकते हो? इन केस मतलब अगर हम बताते हैं, जो लॉस कंट्रोलेबल नहीं है, जो लॉस कंट्रोलेबल नहीं है, मतलब आप चाह के भी नहीं रोक सकते, वो होगा ही होगा, नेचुरली है वो। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं जेनी आपको, हम आपको दो एग्जांपल देते हैं जेनी नॉर्मल लॉस का। पहला एग्जांपल जेनी, ऑयल का जो लोग बिजनेस करते हैं, ऑयल भाप बन के उड़ेगा ही उड़ेगा, इवापोरेशन होगा ही होगा ऑयल का, आप रोक नहीं सकते उसको चाह के भी। इसको बोलते हैं नॉर्मल लॉस। अगर हम 1000 टन ऑयल खरीदे ना आपसे, उसमें हो सकता है 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर तो इवापोरेट होगा ही होगा, जो कि अनकंट्रोलेबल, आप भी नहीं रोक सकते, हम भी नहीं रोक सकता। एक और एग्जांपल देते हैं जेनी, जो हम अपनी रियल लाइफ में अपनी आंखों से देखा। हम जूट मिल का ऑडिट कर रहा था, हावड़ा जूट मिल का। हम ये देखा जेनी कि जूट जो खेत से कट के आ रहा है, वहां पर उसका वजन दिखा रहा है 5000 मेट्रिक टन, और जब तक वो गोडाउन में या फैक्ट्री में पहुंच रहा है, उसका वजन हो जा रहा है 4990 मेट्रिक टन, क्योंकि वहां जब जूट कटा जेनी तो वो गीला था। खेत में तो पानी होता है ना जूट में, जूट का खेत देखियो, जूट का खेत देखियो। नहीं सर, उसका नहीं देखा। अच्छा, जूट का खेत में होता क्या, नहीं जेनी, पूरा ये घुटनों तक पानी भरा हुआ रहता है हमेशा, क्योंकि वो जूट को पानी चाहिए, वरना जूट सूख के पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो वो जूट में पूरा गीला, जब वो कटा खेत से और जब उसका वजन हुआ तो गीला तो भारी होगा, लेकिन वो जब तक ट्रक में भर के 2 दिन टाइम लिया, ट्रेवल होके फैक्ट्री तक पहुंचा हावड़ा एरिया का, तब तक तो सूख गया थोड़ा, तो उसका वजन तो कम हो गई। ये नॉर्मल लॉस है जेनी, इसको कंपनी नॉर्मल लॉस के खाते में मानती है। अनकंट्रोलेबल लॉस, बियॉन्ड आवर कंट्रोल, एक्सीडेंटल। नहीं नहीं, एक्सीडेंट बियॉन्ड कंट्रोल नहीं है गुड़िया, सोचो, एक्सीडेंट बियॉन्ड कंट्रोल नहीं है, एक्सीडेंट में ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो नॉर्मल लॉस आपको क्वेश्चन भी बोल देगा कि नॉर्मल लॉस है, ठीक है। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस के ऊपर, जो कि कंट्रोलेबल है, आप चाहते तो बचा सकते थे। एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, जो आप एग्जांपल अभी बोले, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ये नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी। अगर आपका गलती से एक्सीडेंट हुआ तो एबनॉर्मल, और ये बाय नेचुरल एक्सीडेंट हो गया, आपका गलती नहीं था, टायर अपने आप ब्लास्ट हो गया। अब ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है कि टायर कब ब्लास्ट हो जाए, तब फिर ये नॉर्मल लॉस हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं, आप कांच का सामान भेज रहे थे हमको, ये नहीं, आप मेरे प्रिंसिपल हो, हम आपका एजेंट है, आप कंसाइनर हो, हम कंसाइनी है, आप हमको कांच का सामान भेज रहे थे। अपने कांच का ग्लासेस को जब पैक करते हैं जेनी, तो अपने बहुत सारा फर लगा के या वो थर्माकोल लगा के या फिर पेपर को ठूस ठूस के करके करते हैं ना, ताकि वो टकरा टकरा के न टूट जाए। अब मान लो वैसा नहीं पैकिंग करके भेजिए, आप ऐसे ही एक गत्ता का डब्बा में 10-10 ग्लास भर के ट्रक में लोड करके चढ़ा दिए। अब वो तो ट्रक हिलेगा तो टकराएंगे आपस में, और कांच से कांच टकरा के टूट गया। मान लो 100 ग्लास, आप हमको 10,000 ग्लास भेजे थे, उसमें से 100 ग्लास टूट गया। तो ये एबनॉर्मल लॉस है, ये आपका गलती का लॉस है, ये आप लोग बचा सकते थे चाहते तो, प्रॉपर प्रोटेक्शन देके। तो ये 2 टाइप के लॉस होते हैं जेनी, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। अब जेनी एक हायर लेवल ऑफ अकाउंटेंसी का बात सीखो आज यहां पे। नॉर्मल लॉस का जो नुकसान होता है जेनी, वो हम कस्टमर से वसूल करते हैं एज ए सेलर, और एबनॉर्मल लॉस का जो नुकसान होता है जेनी, वो हम अपने पीएल में अपनी पॉकेट पे झेलते हैं।
इसीलिए याद करो 11 में जो एडजस्टमेंट आता था यानी एबनॉर्मल लॉस का ड्यू टू एक्सीडेंट, उसको जितना भी लॉस का डिफरेंस होता था इंश्योरेंस कंपनी के देने के बाद उसको पीएल के डेबिट में दिखाते थे ना, यानी वो खुद झेल रहे हो, आप कस्टमर से वसूल नहीं करोगे। सर कस्टमर से कैसे वसूल करेंगे? सुनो, 10 ग्लास था यानी एक ग्लास हम 15 रुपए करके बेचने का प्लान किए थे, तो 10 ग्लास 150 रुपए में बेचने का सोचे थे। हुआ ये यानी 2 ग्लास टूट गया, और नॉर्मली टूटा, आपके गलती से नहीं, वो नॉर्मली टूटा, मतलब वो कांच धूप का इफेक्ट के कारण कांच में क्रैक आ गए, मान लो एक बार के लिए नॉर्मल लो, जो भी रीजन रहा होगा। तो जेनी अभी आपको 150 रुपया ही वसूल करना है जेनी 13 ग्लास बेच के। आप ग्लास का प्राइस ऐसे कस्टमर को कोट करोगे कि 13 ग्लास में आपका 150 रुपया वसूल हो जाए, यानी आप वो 2 ग्लास का जो नुकसान हुआ उसका पैसा किससे वसूल किए? कस्टमर। हाँ, और यही अगर जेनी एबनॉर्मल लॉस है तो आप एक ग्लास 15 रुपया करके बेचोगे, तो 13 ग्लास 15 रुपया करके बिका, बाकी 2 ग्लास का नुकसान हो गया। 13 ग्लास 15 रुपए का मिले 140 रुपया में बिका, सॉरी 120 रुपया में बिका, बाकी 2 ग्लास का नुकसान हो गया आपको, 15 दूनी 30 रुपया का, वो 30 रुपया आपका पीएल में चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाए हैं जेनी, आपको जिंदगी में अकाउंट्स में कोई भी चैप्टर पढ़ोगे आप जहां पे नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का कंसेप्ट आएगा, वहां ये दोनों पॉइंट आपके बहुत काम आएंगे। कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट पढ़ोगे सेम 2 में, सेम 5 में, वहां पर भी ये नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस कंसेप्ट बहुत काम आएगा। हमेशा ध्यान रखना, एबनॉर्मल लॉस चार्ज टू पीएल एंड नॉर्मल लॉस चार्ज फ्रॉम कस्टमर, यानी चार्ज टू सेलिंग प्राइस। क्लियर है? ये क्लियर है? यस सर। चलो अब आखिरी थ्योरेटिकल टॉपिक पे आते हैं, जो थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल सब कनेक्ट हो रही है दोनों का दोनों। अब मजेदार चीज क्या होता है जानी मालूम है? कभी कभी 100 रुपया का सामान, आप प्रिंसिपल हम एजेंट है, आप 100 रुपया का सामान जनरली हमको 100 रुपया के बता के भेजोगे ना, क्योंकि आप हमको तो कॉस्ट बताओगे, तभी तो हम उसको एक्स्ट्रा दाम में बेच के प्रॉफिट कमा के देंगे आपको एज ए एजेंट। लेकिन कभी कभी ना ये प्रिंसिपल लोग एक्स्ट्रा बुद्धि लगाते हैं, ये कंसाइनर लोग एक्स्ट्रा बुद्धि लगाते हैं। ये लोग क्या करते हैं जेनी, पहले से ही प्राइस को इन्फ्लेट करके बताते हैं, मतलब एक्स्ट्रा दाम ऐड करके कंसाइनर को बताते हैं। मतलब 1000 रुपया का सामान आप हमको पहले से ही 1200 का बता के भेज रहे हो, यानी आप ऑलरेडी अपना 200 रुपया का प्रॉफिट बुकिंग कर लियो, और अब मेरे से डिमांड कर रहे हो कि हम 1500 तक बेचें। अब अगर हम 1500 की जगह 1400 में भी बेचे ना जेनी, तो भी आपको तो फायदा ही हुआ। मेरे को तो लग रहा है 1200 का ग्लास है, तो हम तो ट्राई करेंगे कि कम से कम 1300 1400 के ऊपर ही बिके। आपको पता ऑलरेडी 1000, आप हमको बताए नहीं ये बात जेनी कि ये 1000 का नहीं है, ये 1200 का नहीं है, 1000 का है। यानी आप मेरे से ओवर प्राइस करके हायर देन कॉस्ट बता के हमको भेज रहे हो सामान। इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस कंसेप्ट। इनवॉइस किसको बोलते हैं जेनी? बिल को। हेलो, इनवॉइस किसको बोलते हैं जेनी? बिल को। बिल को बिल बनता है। जो बिल बनता है, जो हम कस्टमर को बिल लगाते हैं, तो इनवॉइस प्राइस यानी जो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं। कस्टमर से बेटा हम प्रॉफिट लगा के चार्ज करते हैं ना, प्रॉफिट लगा के। हाँ, तो यहां पे तो आप क्या कर रहे हो मेरे साथ एज ए ओनर? प्रॉफिट ऐड करके बता। हाँ, तो यानी आप हमको जो सामान भेजे, अगर आप हमको 1000 का सामान 1000 ही बता के भेजे, तो आप बता रहे हो आपका सम चल रहा है एट कॉस्ट प्राइस। और अगर आप हमको 1000 का सामान 1200 का बता के भेजते हो, तो इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। आज इनवॉइस प्राइस का काम नहीं आएगा, आज जो हम आपसे पीडीएफ में सम्स करेंगे अभी अपने 10 मिनट के बाद ही, वो आपका पूरा का पूरा कॉस्ट प्राइस के ऊपर है। लेकिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम आपको आज जो पीडीएफ भी शेयर किया ना सम सॉल्व का, सेकंड पीडीएफ जो हम शेयर किया है, पहला पीडीएफ हम नोट शेयर किया है, और दूसरा पीडीएफ में हम लिखा कंसाइनमेंट सम्स ऑन कॉस्ट प्राइस। और नेक्स्ट क्लास के लिए हम आपको पीडीएफ शेयर करेगा कंसाइनमेंट सॉल्व्ड ऑन इनवॉइस प्राइस।
तो आपका 2-3 पीडीएफ में टोटल चैप्टर हो जाएगा। हम सॉल्व सम दे रहे हैं आपको ताकि आपको दिक्कत नहीं, आपको कोई बुक का जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब देख तो यानी हम लोग बेटा प्राइस में जब बात करेंगे तो हम 3 प्राइस समझ सकते हैं। एक प्राइस हो गया आज कॉस्ट प्राइस, जो प्रिंसिपल को गुड्स का दाम पड़ा। दूसरा प्राइस हो गया इनवॉइस प्राइस, जो प्रिंसिपल एजेंट को बता के भेजा। और तीसरा प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस, जिस पे एजेंट बेचेगा। ये 3 प्राइस अपने दिमाग में रखना, ये काम आएगा। अभी हम ये सब थ्योरी जो है लॉस एबनॉर्मल लॉस का बात हम कर लिए। जनरल एंट्रीज का बात अभी हम कर नहीं रहे, पहले हम लोग फॉर्मेट पे सम्स करेंगे, उसके बाद जनरल एंट्री में जाएंगे। ये जनरल एंट्री हम केवल नोट्स के लिए दिया है आपको। अब देखो मेरा हैंड रिटन नोट्स का 2 पेज आएगा आपके सामने। ये बेटा हमको एग्जैक्टली एग्जाम में ये 2 फॉर्मेट ड्रॉ करने हैं, और एक अगला पेज में देखो ये वर्किंग है पूरा। ये वर्किंग आपका जिंदगी आसान रखेगा जेनी, क्योंकि आपको जो बुक्स में सम मिलेंगे ना जेनी, उसमें ये वर्किंग नहीं मिलेगा। ये वर्किंग मेरे सर सिखाए थे जब हम सीए के लिए पढ़ने गए थे उनके पास, और ये वर्किंग हम जिंदगी में भूला नहीं, क्योंकि वर्किंग हमको लगा कि इस चैप्टर का जिंदगी एकदम आसान हो जाता है ये वर्किंग अगर आता है किसी को तो अभी हम लोग ये सम्स का फॉर्मेट और वर्किंग का बात करेंगे। देखो तो पहले बेटा किसके किसके बुक्स में अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा हम लोगों को। एक तो कंसाइनर के बुक्स में और एक कंसाइनी के बुक्स में। तो पहले इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर का बात करते हैं। मेन 2 ही लेजर है, बाकी आप सब सम सॉल्व करेंगे ना तो आपको 1-2 छोटा मोटा लेजर दिखाई देगा, बट वो लेजर का बाद में होगा। मतलब वो लेजर कुछ काम का नहीं है, एक लाइन का लेजर है वो खाली। तो वो सम से में आपको समझ में आ जाएगा, बट आपको बनाना सीखने के हिसाब से 2 लेजर बहुत काम का है। तो देखो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर पहला लेजर है कंसाइनमेंट अकाउंट, और दूसरा लेजर है कंसाइनी अकाउंट। अरे भाई जिसको माल भेज रहे हैं उसका अकाउंट तो खोलेंगे ना अपने बुक्स में हम। तो बेटा ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट है ना, ये और कुछ नहीं है, ये एग्जैक्टली पीएल है, ट्रेडिंग पीएल है, नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मेट है ये। आप देखो ट्रेडिंग पीएल में क्या लिखते थे, डेबिट में जो गुड्स खरीदे वरीदे, जो भी खर्चा किए, क्रेडिट में बेचे जो, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस। तो आप भी देखो यहां पे पहला आइटम क्या नाम है, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। दूसरा टू बैंक, मतलब हम जो खर्चा, सॉरी आप जो खर्चा किए, मेरा पूरे एग्जांपल में आप प्रिंसिपल रहोगे, हम एजेंट है, तो आप जो खर्चा किए वो टू बैंक बोल के लिखे। अच्छा हम आपको बिगिनिंग में क्या बोला था, हम भी जो खर्चा करेंगे जेनी वो अल्टीमेटली किसकी पॉकेट पे जाएगा, हम ओनर कंसाइनर। देखो भैया जेनी सीधा बात है, खर्चा सारा आप झेलोगे। भैया हम खर्चा झेल लेंगे तो हम कमीशन मान लेंगे आपसे 10,000 मान लो लिया, और मेरा 7,000 का खर्चा भी होगा, तो हमको क्या बचा। तो हम बोलेंगे नहीं वो 7,000 भी हमको दो और वो 10,000 का कमीशन भी दो, हमको पूरा 17,000 रुपया दो मेरा। तुम्हारा खर्चा हम नहीं झेलेंगे, एक बार हमने पॉकेट से पे कर दिया, लेकिन हम वसूल तुमसे करेंगे। तो यानी दोनों खर्चा, यानी जो आप कर रहे हो और जो हम कर रहे हैं, दोनों अल्टीमेटली किसके बुक्स में इंपैक्ट करेगा, आपके कंसाइनर के। तो देखो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए, पहला हेडिंग लिखे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, जो माल भेजे वो। दूसरा लिखे टू बैंक, यानी आपका सारा खर्चा। देखो आप गुड्स ट्रक में लोडिंग किए होंगे तो लोडिंग एक्सपेंस, वहां पे लेबर लगा होगा ना ट्रक में माल भरने के लिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगा होगा आपको, अगर तो आप रास्ता का इंश्योरेंस कराए हो, कहीं गुड्स में ट्रक में एक्सीडेंट हो गया होगा तो इंश्योरेंस करवाते हो ना, तो आप जो खर्चा किए वो लिख दिया हम आपके नाम पे। ये आपका बुक से आप बना रहे हो जेनी, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर है, तो आप लिख लिए अपने नाम पे टू बैंक। अब देखो जेनी हम भी खर्चा किया, ट्रक जब यहां पहुंचा ना तो अनलोडिंग किया गुड्स को, हो सकता है हमको कोई भाड़ा देना पड़ा होगा, तो कैरेज। मेरा यहाँ पे गोडाउन रेंट लग रहा है जेनी, ये गोडाउन हम किस लिए लेके रखे हैं, आपका माल रखने के लिए, है ना, आपका माल रखने के लिए, कंसाइनर का माल रखने के लिए। तो गोडाउन रेंट भी कौन झेलेगा, आप झेलोगे। इसलिए देखो टू कंसाइनी बोल के आप मेरे नाम पे सारा खर्चा लिख लिए, तो आपके बुक्स के डेबिट में लिखे, मतलब आप बेयर कर रहे सारा एक्सपेंसेस, बस नाम मेरा, आपका खर्चा को टू बैंक बोल के लिख लिए, मेरा खर्चा को मेरे नाम से लिख लिए एक बार,
ताकि आपको ये डिफरेंस याद रहे। और जेनी इसके अलावा आपका एक और खर्चा क्या है मेरे नाम पे? कमीशन है ना, सिंपल कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन, डेल क्रेडियर कमीशन। तो वो कमीशन भी आपका खर्चा ही है मेरे लिए, मेरे को आपको देना ही अल्टीमेटली, तो आप वो भी लिख लिए। अभी डेबिट में क्रेडिट में आओ तो बाई कंसाइनी सेल्स, हम जो भी माल बेचा है तो वो आप ही का सेल, बिकवाया हम तो क्या हुआ है, तो अल्टीमेटली आपके बुक्स में आपका सेल, तो आप सेल लिख लिए। देखो जैसे हम पहले बोले थे नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड नहीं होते ट्रेडिंग अकाउंट में, याद करो एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट में नहीं लिखते थे, तो यही यहां पे लिख दिया एबनॉर्मल लॉस। और अल्टीमेटली मेरे पास आपका सामान पड़ा है, वो अल्टीमेटली है किसका? क्लोजिंग स्टॉक आप ही का है ना भाई, पड़ा मेरे गोडाउन में, तो क्या हुआ, बिका पूरा नहीं। मान लो आप हमको 10,000 पीस भेजे थे, हम 9,000 पीस बिकवा दिया, अभी भी 1,000 पड़ा है, तो वो बाद में बिकेगा, तो मेरे गोडाउन में पड़ा है, अल्टीमेटली है वो किसका? क्लोजिंग स्टॉक आप ही का, तो आपका है, तो देखो भाई क्लोजिंग स्टॉक आप अपने बुक्स में लिखियो। अब जेनी देखो मेरा अकाउंट भी बनाना है आपको अपने बुक्स में। जेनी आप हमको अपना डेटर ट्रीट करो, डेटर, तो डेटर से जितना रुपया पाते हैं वो डेबिट में लिख के, डेटर को जो रुपया डेटर जो दे दिया या डेटर को जो हमको देना है वो क्रेडिट में लिखे, अल्टीमेटली बैलेंस बचना चाहिए कि डेटर से और कितना पाते हैं। तो देखो इधर क्या लिखे? टू कंसाइनमेंट ब्रैकेट में क्या लिखे? सेल। हम आपका जितना रुपया का माल बेचे जेनी आप उतने ही रुपया पाते हो हमसे। हेलो, हम आपका जितना रुपया का सामान बिकवाए उतने ही रुपया पाओगे ना आप मेरे से, तो यहां पे टू कंसाइनमेंट बोल के सेल लिख लिए। इधर में देखो अगर हम हो सकता है ना जेनी माल बिकवाने के पहले, कई बार ना बड़े बड़े एजेंट होते हैं ना जेनी, वो माल बिकवाने के पहले एडवांस पेमेंट भी दे देते हैं थोड़ा बहुत, तो अगर हम आपको कुछ एडवांस पेमेंट दिए हैं, वो आपको बिल रिसीवेबल में दियो, कैश में दियो या चेक से दियो, तो देखो बाय बैंक या बिल रिसीवेबल या कैश, मतलब जो आपको एडवांस में मेरे से मिल गया। ठीक है, अब जेनी आप हमको क्या क्या देने वाले थे? मेरा खर्चा और मेरा कमीशन, तो वो तो हम आपको काटेंगे ना, पैसा भेजेंगे। जेनी ये कोई बार्टर सिस्टम चल रहा है कि हम पहले आपको पूरा 10 लाख का सेल जो कि पूरा भेज देंगे, फिर आप हमको वापस से कमीशन और खर्चा भेजोगे? ये कोई बनिया का खाता थोड़ी नहीं चला रहे हैं हम लोग, तो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करें, मतलब हम अपना पैसा काटेंगे ना, आपको भेजेंगे एक बार में। हाँ एकदम। तो बेटा देखो मान लो आप हम आपका 10 लाख का माल बिकवाए, तो आप यहां लिखे टू कंसाइनमेंट 10 लाख, हम आपको एडवांस में बेटा 2 लाख दे दिए थे, तो यहां पे टू बैंक बाई बैंक या बाई बीआर या बाई कैश जैसे भी एडवांस दिए थे, हो सकता है हम आपको बिल रिसीवेबल दिए थे एडवांस में, तो जो भी दिए थे वो लिख लो, तो 2 लाख लिख दिए। अब हम आपको बोले जेनी आपका बिजनेस करने के लिए मेरे को 20,000 का खर्चा हुआ और 30,000 रुपया मेरा कमीशन बनता है, तो आप बोले वो भी काट लो। हम बोले ठीक है, तो बाई कंसाइनमेंट आप अपने बुक्स में लिखे, बाई कंसाइनमेंट एक्सपेंस और कमीशन। तो 10 लाख था जिसमें से 2 लाख एडवांस दे दिए थे, तो 8 लाख बचा था, 50,000 कमीशन और खर्चा के लिए कट गया, तो 7.5 लाख। अब अगर सम्स के एंड में लास्ट लाइन में जाके लिखा हो जेनी अगर कि अमाउंट पेड, बैलेंस अमाउंट पेड बाय द कंसाइनी, मतलब हम आपको पैसा बैलेंस दे दिए, तो बाय बैंक या बाय कैश लिख देना और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और अगर सम साइलेंट है, सम चुप है कि फाइनल बैलेंस का क्या हुआ, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन, तो क्या करोगे भाई? बैलेंस सीडी लिख लो, उतना रुपया पाते हो आप मेरे से, है ना? समझ में आ रहा है जेनी? नहीं आ रहा है तो बिंदास बोलो बेटा। आ रहा है। हाँ, अब तो ये मेन ये 2 ही अकाउंट है जेनी जो आपको अपने बुक्स में बनाना है। अब इधर हम भी तो खाता मेंटेन करेंगे अपना कुछ, मेरा खाता में ज्यादा झमेला नहीं है जेनी, मेरा खाता में हम सिर्फ आपके नाम का एक लेजर खोलेंगे, आपको अपना क्रेडिटर दिखाते हुए, जैसे आप हमको अपना डेटर दिखाए ना, हम आपको अपना क्रेडिटर दिखाएंगे। देखो आपके जो जो डेबिट में लिखा था हम, ठीक मेरे क्रेडिट में लिखा है हम बाई सेल्स बोल के, और आपके जो जो क्रेडिट में लिखा था हम, जो आपको बाई बैंक बाई बीआर या बाई कैश दे दिया था हम, या आपको जो एक्सपेंस आपसे हमको वसूल करना है, आपसे जो हमको कमीशन वसूल करना है, वो हम क्रेडिट में लिखा।
मतलब आपके बुक्स में जो आप मेरे नाम का अकाउंट बनाए हो और मेरे बुक्स में जो हम आपके नाम का अकाउंट बनाए हैं, वो दोनों क्रॉस में मैच होना चाहिए। और ऑब्वियसली मैच होना चाहिए ना जेनी। अल्टीमेटली अगर आप बोल रहे हो कि नीरज सर हम आपसे 7.5 लाख रुपया पाते हैं, तो मेरे बुक्स में भी तो दिखाना चाहिए कि जेनी मेरे से 7.5 लाख पाती है। तो यानी आप अपने बुक्स में जो कंसाइनी अकाउंट बनाए, हम उसका रिवर्स अपने बुक में कंसाइनर अकाउंट बना दिया क्रिएटर की तरह। तो मेरे बुक्स में ज्यादा झमेला है ही नहीं। अब आते हैं जेनिस वर्किंग के ऊपर, और यही असली कहानी है चैप्टर का। आपके घर के आसपास भी ट्रेन चलते हैं क्या? हाँ, मेरे घर के आसपास भी चलते हैं। अभी हमको ट्रेन का सायरन आ रहा है। चलो ठीक है, देखो जेनी ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपको आ गया ना जेनी, तो ये जो आपको अब तक जेनी एक चीज समझ में आ गया होगा, सर मेन वो कंसाइनमेंट अकाउंट है। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर जो पहला लेजर बना रहे सर, मेन अकाउंट वही है। ठीक है, ये बन गया तो आपका पूरा सम्स कंप्लीट है। जेनी ये वर्किंग आपको उसका सारा फिगर निकालने में एक बार में मदद करेगा। एक बार ये जो इनवॉइस प्राइस का कॉलम है ना जेनी, उसको मत देखना अभी, क्योंकि अभी आज हम लोग इनवॉइस प्राइस का बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये वर्किंग वहां भी काम आएगा जब हम लोग इनवॉइस प्राइस का सम्स करेंगे। बस वो वर्किंग में एक कॉलम बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। तो देखो यानी हम क्या कॉलम बनाया, पर्टिकुलर्स यूनिट कॉस्ट प्राइस। यानी कहानी अगर याद है तो ये चैप्टर बहुत आसान है। कहानी क्या है जेनी, आप हमको सामान भेजे, आप कुछ खर्चा किए, माल रास्ते में चलते चलते अगर एक्सीडेंट हुआ तो नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट हो गया, माल मेरे गोडाउन तक पहुंचा। जेनी अपने गोडाउन में पहुंचने के बाद हम खर्चा किए, हो सकता है मेरे गोडाउन में घुसने के बाद एबनॉर्मल या नॉर्मल लॉस हो जाए कोई एक, और उसके बाद बाकी माल हम बेचा और क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ये कहानी में कोई लग रहा है कि इतनी से बहुत अजीब और गरीब बात हो रही है, कहानी लग रहा है बहुत सिंपल जा रहा है, एकदम हमको याद रहने लायक स्टोरी है। क्या है स्टोरी, आप हमको बोलो एक बार, क्योंकि ये स्टोरी में पूरा कहानी है जेनी। मेरे से सामान हम आपको दिए हम्म। बेचने के लिए, उसके पहले अगर कुछ अनवांटेड हो गया, आप स्टोरी का रिदम तोड़ दिए, आप स्टोरी का रिदम तोड़ दिए। हम वापस बोलते हैं, आपके यहां से गुड्स निकला, आप कुछ खर्चा किए, रास्ते में या तो नॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस कोई एक घटना घटा, नहीं भी घट सकता, इट डिपेंड। ठीक है, माल मेरे तक पहुंचा, फिर हम खर्चा किए, उसके बाद हो सकता है मेरे गोडाउन में घुसने के बाद नॉर्मल या एबनॉर्मल कुछ हुआ या नहीं हुआ जो भी, उसके बाद हम माल बेचे और ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक बच गया। अब बोलो स्टोरी। हम कुछ खर्चा किए, गुड़िया आप माल भेजे, हम भेजे, हाँ फिर अगर मतलब आप भेजे, आप खर्चा किए। पहला दो काम हो ना जेनी, माल आपके यहां से निकला और आप खर्चा किए, तो ये दो काम आपके एंड पे हो गया। अब रास्ता में आप बोलो, आप स्टोरी कंटिन्यू करो। रास्ते में अगर कुछ लाइक अब नॉर्मल या नॉर्मल लॉस हुआ, ठीक है, उसके बाद माल उधर पहुंचा, माल मेरे पास पहुंचा, अगर गोडाउन में फिर आप डाले, हम खर्चा किए अब आप खर्चा किए, गोडाउन में डालने के पहले हमको अनलोडिंग वो सब करना पड़ेगा ना, खर्चा गोडाउन एंड फोडाउन एंड, मेरा खर्चा आ गया। उसके बाद मेरे यहाँ पे कुछ मिसहैप हुआ, उसके बाद हम माल बेचे और क्लोजिंग स्टॉक बचा। सर ये स्टोरी क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए कर रहे हैं बेटा, क्योंकि जो वर्किंग का फॉर्मेट है ना, आपको सम पढ़ के वो स्टोरी देखना पड़ेगा कब क्या घटना घटा, और उसी के हिसाब से आपको ये वर्किंग बनाना पड़ेगा। जैसे देखो हम वर्किंग में किए क्या, हम पहले लिखे गुड सेंड, कितना यूनिट और कितना प्राइस, एक नंबर में एग्जांपल लेके चलते। मान लो आप हमको 1000 पीस भेजे, एक पीस का दाम 10 रुपया था, यानी 10,000 रुपया का सामान भेजे, तो 1000 और 10,000 हम लिख दिया, 1000 यूनिट में, 10,000 अमाउंट में। बेटा आप 2,000 रुपया खर्चा किए अपने यहाँ पे, तो अब गुड्स कितना है, 1000 पीस, दाम हो गया 12,000, है ना। मान लो रास्ते में एक बार नॉर्मल लॉस हो गया बेटा,
मान लो 10 पीस का नॉर्मल लॉस हो गया। हम आपको क्या बोले थे, नॉर्मल लॉस का अच्छा सुन लो एक बात, हम बोले नहीं थे ये बात, नॉर्मल लॉस का सिर्फ और सिर्फ यूनिट माइनस होता है, अमाउंट नहीं। याद है वो एग्जांपल, 15 का 13 हो गया, हम दाम कहीं भी माइनस नहीं किए बेटा, हम सिर्फ 2 पीस कम किए थे। दाम बढ़ा के बेचे। हाँ दाम बढ़ा के बेचे इनफैक्ट। तो आपका कॉस्ट, नॉर्मल लॉस का कॉस्ट पे कोई असर नहीं होता, कॉस्ट का फिगर जो है वही का वही रह जाएगा, नॉर्मल लॉस के कारण सिर्फ यूनिट कम हो जाएंगे। ये बात अपने आप को एकदम छाप लो अपने दिमाग में। और एबनॉर्मल लॉस में सर दोनों कम होगा, यूनिट भी कम होगा और कॉस्ट भी कम होगा। ठीक है, तो देखो हम यहां पे जैसे मान लो एक बार के लिखा है सपोज नॉर्मल लॉस, रास्ता में लॉस इन ट्रांजिट हुआ, सपोज नॉर्मल लॉस। तो देखो बेटा हम यूनिट में तो क्रॉस किया है, लेकिन क्रॉस प्राइस में हम डैश लिखा है। तो मेरा मान लो 10 पीस बर्बाद हो गया, मैं अपना नंबर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे पास 990 पीस बचा, रास्ते में अब 990 पीस चल रहे हैं और दाम अभी भी 12,000 है। 10,000 कॉस्ट, 2,000 आपका खर्चा, 12,000 है। चलो गुड्स क्या हुआ, मेरे गोडाउन तक पहुंच गया। अब हम क्या किए, हम खर्चा किए, तो कंसाइनीज एक्सपेंस अब ऐड करेंगे। अब एक बहुत की इंपॉर्टेंट बात, आखिरी बात है ये काम का, इसके बाद सब में और हमको कोई एक्स्ट्रा वेंजा आइटम आपको बोलना नहीं है। आपके गोडाउन गेट के अंदर घुसने से पहले जो खर्चा लगा है, आपके गोडाउन गेट में घुसने के पहले जो खर्चा लगा है, सिर्फ वही वर्किंग में ऐड करेंगे। सम्स में बेटा सारा खर्चा लिखेंगे आपका, सम्स में आपका सारा खर्चा लिखेंगे हम, लेकिन गोडाउन गेट में घुसने के बाद जो खर्चा लगा वर्किंग में वो नहीं लिखेंगे हम। आपके नाम पे जब खर्चा को ऐड करेंगे ना हम, मेरे नाम पे सॉरी मेरे नाम पे कंसाइनी का खर्चा जब ऐड करेंगे वर्किंग में, तो गोडाउन आपको 3-4 खर्चा देगा बेटा। आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा गोडाउन के पहले लगा और कौन सा गोडाउन में घुसने के बाद। जैसे एग्जांपल देते थे, गोडाउन में घुसने के बाद गोडाउन का रेंट लगेगा। सेलिंग एक्सपेंसेस बेटा कब लगेगा, माल गोडाउन में घुसने के पहले कि गोडाउन में घुसने के बाद? बाद। वेरी गुड। इंश्योरेंस कब कराओगे गुड्स का? आप, हम गोडाउन में घुसने के बाद। आई गोडाउन में घुसने के बाद जेनी, रास्ते का इंश्योरेंस तो जेनी आप कराओगे ना? हाँ, तो हम तो गोडाउन में घुसने के बाद मेरे को डर है ना, मेरा गोडाउन में आग लग गया तो आपका भी माल जल जाएगा, तो हम गोडाउन में घुसने के बाद इंश्योरेंस कराएंगे। हमको गोडाउन का इंश्योरेंस या गोडाउन में जो स्टॉक रखा है उसका इंश्योरेंस कराएंगे हम तो खाली। तो यानी हम गोडाउन में घुसने के बाद इंश्योरेंस कराएंगे जेनी। तो जेनी गोडाउन रेंट हो, सेलिंग एक्सपेंस हो या इंश्योरेंस ऑफ द गोडाउन हो, ये सब हम गोडाउन गेट के अंदर का खर्चा मानते हैं। तो सर बाहर का खर्चा किसको मानते हैं? जनरली लोडिंग अनलोडिंग। जनरली लोडिंग अनलोडिंग को हम गोडाउन गेट के बाहर का खर्चा। या फिर यानी अगर क्वेश्चन ये बोल देता कि हम कौन है? कंसाइनी। ठीक है, हम इन ट्रांजिट रास्ते का इंश्योरेंस करवाए थे, मतलब गुड्स इन ट्रांजिट जो रास्ते में था उसका इंश्योरेंस हम कराए थे, तब फिर वो गोडाउन गेट के बाहर गए। तो आपको सम आइटम पढ़ के समझ में आ जाएगा। मेरे साथ जब प्रैक्टिस करोगे सम्स का, तब भी आपको हम बार बार दिखाएगा कि देखो देनी ये कहां पे हो रहा है। तो आपको आइटम से नाम से पढ़ के समझ में आ जाएगा कौन सा एजेंट के गोडाउन के अंदर का खर्चा है और कौन सा एजेंट के गोडाउन के गेट के बाहर का खर्चा है। तो बेटा वर्किंग में जब ऐड करेंगे ना मेरा खर्चा, तो सिर्फ और सिर्फ गोडाउन के गेट के बाहर का करेंगे। मेन सम्स में जो लिख रहे हो ना बेटा यहां पे, उसमें सारा खर्चा लिखोगे मेरा आप, लेकिन वर्किंग में सिर्फ और सिर्फ रेकरिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, नॉन रेकरिंग को नहीं। हम इसलिए रेकरिंग नॉन रेकरिंग पहला वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि आदमी को समझ में नहीं आता कौन सा नॉन रेकरिंग है कौन सा रेकरिंग है, इसलिए हम ये गोडाउन गेट और नॉन गोडाउन गेट का बात करते हैं। ठीक है, तो जेनी मेरा खर्चा ऐड हो गया। अब हो सकता है मेरे यहां पे कोई लॉस हुआ, बेटा मेरे यहां पे भी अगर नॉर्मल लॉस होता ना, खाली यूनिट माइनस करके आगे बढ़ जाना, लेकिन मेरे यहां पे मान लो अब नॉर्मल लॉस हुआ, तो अब उसका फिगर निकालना पड़ेगा। जेनी मेरे गेट तक मान लो हम भी 1,000 रुपया गोडाउन गेट, मेरा टोटल 3,000 खर्चा हुआ जिसमें 1,000 गोडाउन गेट के तक का है, तो मेरे यहां पे खाली 1,000 ही ऐड होगा।
तो जेनी अभी पोजीशन क्या है, 990 पीस मेरे गोडाउन में घुसा है जिसका खर्चा 13,000 रुपये है। ये क्लियर है यहां तक? एक और बार रिपीट कीजिएगा। बेटा आपके यहां से कितना रुपए का सामान निकला था? 10,000। आप कितना खर्चा किए थे? 2,000। तो आपका खर्चा ऐड किए थे तो 1,000 पीस का दाम 12,000 रुपये हो गया था। रास्ते में 10 पीस नॉर्मल लॉस हो गया था, तो 990 पीस 12,000, मतलब 990 पीस मेरा यूनिट कॉलम में, 12,000 मेरा कॉस्ट कॉलम में। अब बेटा हम मान लो 3,000 रुपया खर्चा किए, जिसमें से 1,000 गोडाउन के गेट के तक का, 2,000 गोडाउन गेट के अंदर का है। तो कौन सा ऐड करेंगे, 1,000 की पूरा 3,000? 1,000, वेरी गुड, 1,000 करेंगे। तो जेनी अभी क्या पोजीशन है, 990 पीस का 13,000 रुपया कॉस्ट है। ये क्लियर है? हाँ, अब हुआ जेनी एबनॉर्मल लॉस। मान लो 5 पीस एबनॉर्मल लॉस हो गया जेनी, तो जेनी हमको वो 5 पीस तो हम यूनिट में लिख दिया एबनॉर्मल लॉस के नाम पे। देखो हम उसको एबीसीडी नाम दिया कुछ, तो वो एबीसीडी नीचे फॉर्मूला से हम समझाएगा, बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद करके लॉजिक याद करना है बेटा, तो लॉजिक पहले पकड़ो। मेरा पोजीशन क्या है जेनी, 990 पीस का दाम 13,000 रुपये है। अब जेनी मेरा मान लो 5 पीस एबनॉर्मल लॉस हो गया मेरे गोडाउन में, तो हमको उसका जेनी कॉस्ट निकालना है। जेनी 13,000 पीस का दाम कितना है, सॉरी 990 पीस का दाम 13,000 है, तो 13,000 डिवाइडेड बाई 990 इंटू 5 कर लें, तो जेनी वो जो एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। 13,000 डिवाइडेड बाई 990 करेंगे तो जेनी 1 पीस का दाम आ जाएगा ना। और मेरा कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ बेटा, 5 पीस, तो इंटू 5 कर लो, एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू आ जाएगा। नॉर्मल लॉजिक जेनी, आपके गोडाउन, मेरे गोडाउन में 990 पीस पहुंचा है जिसका दाम 13,000 रुपये है। मेरे गोडाउन में गेट में घुसने के बाद उसका कॉस्ट 13,000 है। यूनिटरी मेथड, हाँ एकदम यूनिटरी मेथड। हम 13,000 डिवाइडेड बाई 990 किए तो 1 पीस का दाम आ गया जेनी, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिए तो मेरा 5 पीस का दाम आ गया। तो देखो हम यही तो लिखा है, ए बी सी डी लिखा है, और देखो नीचे फॉर्मूला में डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए बाई बी इंटू सी। ठीक है, हमको वहां लिख देना चाहिए था वो यूनिटरी मेथड वाला बात। ठीक है, कोई नहीं। तो मेरा 13,000 डिवाइडेड बाई 990 इंटू 5 किए तो दाम आ गया। मेरा प्राइस आ रहा है बेटा एक बार 65 रुपीज़, 66 रुपीज़ आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 990 में से 5 पीस माइनस करेंगे, एबनॉर्मल लॉस माइनस होगा ना। 990 में से 5 पीस माइनस करोगे, बचा कितना, 885, सॉरी 985। हेलो, 985, और 13,000 में से माइनस करेंगे 66, तो कॉस्ट आ जाएगा 12,934। तो जेनी मेरे गोडाउन में एक्सीडेंट फैक्सीडेंट सब होने के बाद 985 पीस पड़ा है जिसका दाम 12,934 है। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब जेनी मान लो हमको बोला जा रहा है उस 985 में से 900 पीस हम बेच दिया, 985 में से, हेलो वॉइस आ रहा है? यस सर, अब आ रहा है। 985 में से मान लो अब हम 900 पीस बेच दिए, हम एजेंट है, मेरा तो काम बेचना ही था, हम बेच दिए। अब मेरे क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा है, मतलब 85 पीस। जेनी हमको उसका वैल्यू निकालना है। सेम लॉजिक बेटा, 12,984 दाम है, 12,984 दाम है कितना पीस का, 985 का। 985 का, हाँ, तो ना 85 जो पीस बच गया उसका दाम कितना है। हम जो माल बिक गया ना जेनी, हमको उसका कॉस्ट जानने का कोई शौक भी नहीं है, उसका कॉस्ट जान के हम करेंगे क्या, हमको तो क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट लिखना है ना बेटा। फॉर्मेट देखो एक बार, देखो एक चीज गौर करो जेनी, हम 2 ही फिगर निकालने के लिए पूरा वर्किंग बनाया है बेटा।
एक एबनॉर्मल लॉस का फिगर, एक क्लोजिंग स्टॉक का फिगर, बाकी सारा फिगर जेनी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एकदम। आप कितना रुपया का सामान भेजे हमको वो क्वेश्चन में लिखा होगा, आप कितना खर्चा किया वो क्वेश्चन में लिखा होगा, मेरा कितना कितना खर्चा वो क्वेश्चन में लिखा होगा, मेरे को कमीशन कितना मिलना चाहिए वो लिखा होगा परसेंटेज में। आप हम कितना रुपया में आपका सेल किया, बोले ना हम 900 पीस बेच दिए, वो 900 पीस कितना रुपया में बेचे वो आपको क्वेश्चन बताएगा। तो आप सेल में लिख दिए जेनी, सेल पता तो जेनी कमीशन भी निकल जाएगा, क्योंकि हम बोले थे जितना रुपया का माल बेचेंगे उसको 5% कमीशन लेंगे या 10% कमीशन लेंगे। तो बेटा उस सेल का कमीशन का फिगर भी निकाल दोगे। तो गुड़िया देखो सारा फिगर मेरा मालूम पड़ गया हमको, सिर्फ 3 फिगर गायब है मेरा, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट। और ये वर्किंग आपको एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक दोनों का फिगर नहीं निकाल दे रहा यूनिटरी मेथड से। आप एबनॉर्मल लॉस का फिगर कैसे निकाले, 13,000 डिवाइडेड बाय 990 इंटू 5। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक का फिगर कैसे निकालोगे, सेल करने से पहले तक गोडाउन में कितना पीस पड़ा, 985 है ना, 985। और कॉस्ट कितना था उसका, 12,934 ना, तो वही जो भी फिगर था 12,934 हमको याद है निकाला था। तो 12,934 985 का दाम है, 900 बिक गया, जो बिक गया हमको उसका कॉस्ट का करना क्या, जो माल बिकता है उसका कॉस्ट से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसका सेल प्राइस तो हमको क्वेश्चन खुद बता दिया जो हम लिख दिए हैं उसमें कंसाइनमेंट के अकाउंट में। मेरे को निकालना है बेटा उस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। तो मेरे को ये पता अगर 900 पीस बच गया तो 85 पीस बच गया गोडाउन में, 900 पीस अगर बिक गया है तो 85 पीस बच गया गोडाउन में। तो बेटा 12,934 रुपया दाम था 985 पीस का, तो 85 पीस का दाम कितना होगा, वही यूनिटरी मेथड, 12,934 डिवाइडेड बाय 985 इंटू 85, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। तो जेनी हम एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू निकाले और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाले, और ये दोनों ले जाके इस फॉर्मेट में लिख दिए। तो क्रेडिट का सारा आइटम मिल गया, डेबिट का सारा आइटम मिल गया, प्रॉफिट नहीं निकाल दोगे। इस कंसाइनमेंट के बिजनेस से आपको कितना प्रॉफिट हुआ ये बन जाएगा। अब जितना में सेल हम किए थे, जो ऊपर सेल लिखे थे आप, वही सेल यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट में लिखोगे। एडवांस अगर क्वेश्चन कुछ बता देगा कि एडवांस दिया था वो लिखोगे, और मेरा एक्सपेंस और मेरा कमीशन माइनस कर दो, जो बैलेंस शीट आ गया वो लिख दो कि कितना पाते हैं कंसाइनी से। अल्टीमेटली जेनी आपको ये पूरा कंसाइनमेंट अकाउंट बना के 2 ही चीज तो निकालना था, कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ और आप अपने कंसाइनी से कितना पैसा पाते हो। एक ब्रॉड पॉइंट पे सोचो, आपको ये 2 ही चीज तो जानने का इच्छा है। तो ये पूरा सम्स बनाए हम, और ये पूरा वर्किंग। ये वर्किंग आपको हम बार बार बोलेंगे, अभी आपको ये पीडीएफ हम सामने आपके आंख के लाने वाला है, अपने 2 सम फटाफट करेंगे 5-10 मिनट में। ये जो 2 सम हम अभी आपको कराएंगे, इसमें आपको सॉल्यूशन में कहीं भी ये वर्किंग दिखाई नहीं देगा, बट ये वर्किंग हम आपको बार बार बोलेंगे। और खासकर जब इनवॉइस प्राइस भी जुड़ जाएगा ना अगला सम्स में, अगला चैप्टर, अगला दिन, तब आपको दिखाई देगा कि ये तो मतलब बहुत जरूरी वर्किंग है, इसके बिना तो हम फिगर से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये वर्किंग का फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से समझ रहा होना चाहिए। सम्स पढ़ते जाना, जहां जो घटना घटा उसके हिसाब से वर्किंग बनाते जाना। ठीक है, चलो हम आपके स्क्रीन पे सम्स और शेयर करते हैं 2 मिनट। देखो सम्स रीड करते हैं। ऑन 1 मार्च 2002 कमल ऑफ कैलकाटा सेंड 1000 बॉक्सेस ऑफ टी टू बिमल ऑफ बॉम्बे ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कमल कंसाइनर हो गया, बिमल कंसाइनी, 1000 बॉक्स बेचा है, भेजा है। ईच बॉक्स कॉस्ट ₹500, हर बॉक्स का दाम 500 रुपये है, मतलब 5 लाख का सामान भेजो आप। कमल पेज रेलवे फ्रेट 1000 रुपीज एंड इंश्योरेंस 2000 रुपीज। कमल 2 खर्चा किया, यानी आप एक बार मान लो आप कमल हो हम बिमल है, आप 2 खर्चा किए हो, 1000 रुपया का फ्रेट और 2000 रुपया का इंश्योरेंस, और मेरे ऊपर एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी ड्रॉ किया 2 लाख का, हो गया ना एडवांस पेमेंट 2 लाख। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। ऑन 30 सितंबर 2002 बिमल फॉरवर्डेड एन अकाउंट ऑफ सेल्स टू कमल। हम आपको पूरा अकाउंट बना के भेजे कि हम क्या किए आपके माल के साथ। 500 बॉक्सेस हम बेच दिए 560 रुपया करके, 300 बॉक्सेस हम बेचे 550 रुपया करके, और रिमेनिंग बॉक्सेस हम बेच दिए 540 रुपया करके।
ठीक है। द एक्सपेंस यानी सारा बॉक्स बिक गया है कि पहले देख लो, 500 प्लस 300 800 प्लस 200, 1000 पूरा बिक गया। अलग अलग प्राइसेस में बेचे, इसमें वो है नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस नहीं है इस सब में, अगला सेकंड थर्ड थर्ड सब में आएगा। अब क्या बोला, द एक्सपेंसेस इनकर बाय द बिमल कंसिस्टिंग, देखो हम क्या क्या खर्चा किया, कैरेज चार्ज दिया हम 500 रुपया, गोडाउन चार्ज 3500, कौन सा खर्चा ऐड करोगे और कौन सा नहीं? ये करना है। कैरेज चार्ज ऐड करोगे, हाँ, गोडाउन रेंट नहीं ऐड करोगे। नहीं करना है। गोडाउन रेंट बेटा मेरे गोडाउन के अंदर लगाना, वर्किंग में बात हो रहा है यहाँ पे, अच्छा अच्छा। इसमें वर्किंग बनाना ही नहीं हालांकि, क्योंकि इसमें कोई ना नॉर्मल लॉस है ना एबनॉर्मल लॉस है ना क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें तो वर्किंग बनेगा ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा सामान आपका हम बेच दिए थे नहीं, तो यहाँ पे वर्किंग बनाने का झमेला ही नहीं है। लेकिन अगर वर्किंग बनाना होता तो कैरेज चार्जेस को आप वर्किंग में ऐड करते मेरा खर्चा के रूप में, और गोडाउन रेंट को ऐड नहीं करते, लेकिन सब जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे उसमें सारा खर्चा लिखेंगे। अच्छा, बिमल इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल, आप हमको बोले 5% कमीशन दोगे सेल पे, और देखो क्या लिखा, ही एनक्लोजेज अ चेक फॉर द बैलेंस, यानी हमको फाइनल पेमेंट भी कर दिया। आपको बोला शो द ट्रांजेक्शन वुड रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ कमल एस्यूमिंग दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाज मेट ऑन द ड्यू डेट, तो कमल के बुक्स में अकाउंट्स बनाने बोले, आपके बुक्स में। देखो सॉल्यूशन शेयर करते हैं, ये रहा, आपको जर्नल एंट्री को एक बार इग्नोर करो, कंसाइनमेंट अकाउंट देखो खाली। देखो हम आप हमको कितना का सामान भेजे, गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट 5 लाख लिख दिए। आप कितना खर्चा किए थे, आप 2000 एक इंश्योरेंस का और 1000 रुपया आप फ्रेट का खर्चा किए थे, तो आप 3000 खर्चा किए थे। वो देखो टू कैश बोल के एक्सपेंसेस, हम बोले ना आपका खर्चा टू कैश या बैंक बोल के आएगा, और मेरा खर्चा मेरे नाम से आएगा। और हम क्या क्या खर्चा किए थे, 500 रुपया कैरेज का और 3500 रुपया गोडाउन रेंट का, तो वो दोनों लिख दिए। कमीशन का कितना बात हुआ था, कमीशन बोला गया था 5% ऑन ग्रॉस सेल, तो 5 लाख रुपया का माल बेचे आपका, नहीं हम आपका माल कितना का बेचे वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, 500 बॉक्स हम 560 ईच करके बेचे, तो 500 इंटू 560 प्लस 300 बॉक्स हम 550 करके बेचा, तो 300 इंटू 550 प्लस बाकी बचा हुआ 200 बॉक्सेस हम 540 करके बेचा, तो प्लस 500 200 इंटू 540, सब कुछ ऐड करेंगे तो आएगा 5,53,000 का सेल। उसको वहां लिखे पहले बाई बिमल अकाउंट सेल्स बोल के 5,53,000, और उसका 5% कमीशन 27,650। इस सब में न नॉर्मल लॉस है, न एबनॉर्मल, न क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि हम आपका सारा माल बेच दिए, तो यही झमेला खत्म, आप पीएल निकाल लो, 2PL। ठीक है, इसके अलावा ये देखो बिमल अकाउंट बनाए, इसके अलावा बोले थे ना 2-3 अकाउंट बन सकता है अगर सम बोले तो, वो हम आपको दिखाएगा यहीं पे, लेकिन सम उस अकाउंट्स में कोई मतलब दम नहीं है। अब बिमल अकाउंट में क्या हुआ, देखो आप हमसे कितना रुपया पाते हो, यानी 5,53,000, क्योंकि हम उतना का सेल किए, तो देखो यहाँ पे टू कंसाइनमेंट टू बिमल बोल के 5,53,000 लिख के, हम आपको ऑलरेडी एडवांस दे दिया था 2 लाख का बिल्स रिसीवेबल, तो बाई BR 2 लाख। हम आपसे कितना रुपया पाते हैं जेनी, 500 रुपया हम भाड़ा का खर्चा किया, 3,500 गोडाउन का, तो 4,000 रुपया तो वो पाते हैं आपसे हम, और 27,650 का हम कमीशन पाते हैं, मतलब 31,650 आपसे हम पाते हैं, तो 31,650 लिख दिया बाई कंसाइनमेंट टू बिमल बोल के, और बैलेंस जो भी बचा 3,21,350 वो आपको हम रेमिट कर दिए, क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो हम रेमिट कर दिए इसलिए बाई बैंक लिखे, अगर रेमिट नहीं करते तो बाई बैलेंस CD लिख देते। अब हम बोले थे ना 1-2 अकाउंट आपको बोले नहीं बोले आप बना सकते हो, उनमें वो एक अकाउंट है, सेकंड नंबर अकाउंट देखो, गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट है, उसमें कुछ है नहीं, 5 लाख का आप परचेजिंग किए होगे, देखो टू परचेजेस 5 लाख लिखा है, और वही आप हमको भेज दिए, तो बाई गुड्स एंड कंसाइनमेंट लिख के ऑपोजिट साइड में 5 लाख लिखते हैं। तो इस अकाउंट में कोई दम नहीं है कि आप कितना का सामान खरीदे और हमको कितना का भेजे, वो तो दोनों सेम होना ही है, तो यहाँ पे तो कोई झमेला ही नहीं था। बाद बाकी अकाउंट आपको बनाने बोलेगा नहीं। एक सम्स और देखते हैं, बनाना है ना, PL और बिल्स
नहीं नहीं नहीं, सब नहीं बनाने बोलेगा आपको, बीकॉम लेवल पे सब बात नहीं करते हैं लोग। अब देखो इसमें स्टॉक का झमेला है, चलो इस सम्स को करते हैं। अभी भी इस सम में नॉर्मल लॉस नहीं आया है, हम सीरियल वाइज वैसा ही सम दिए आपको कि एक एक टाइप का आइटम एक एक सम में इंक्लूड करते हुए अपर लेवल तक जाए। तो देखो ऑन 30 सितंबर 2002 डेज मेडिकल ऑफ कैलकाटा सेंड 500 केसेस ऑफ मेडिसिन कॉस्टिंग ₹1000 पर केस। 1000 पर डब्बा का दाम है, 500 डब्बा आप हमको भेजियो। आप कैलकाटा के देज मेडिकल हो टू मेडिसिन कॉर्नर ऑफ दिल्ली, हम दिल्ली का मेडिसिन कॉर्नर नाम का दुकान है। आप कैलकाटा में बहुत बड़े होलसेलर हो, 500 डब्बा पर डब्बा 1000 रुपया करके आप हमको भेजियो। देज मेडिकल हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। पैकिंग एक्सपेंसेस आप खर्चा किए 20 रुपया पर डब्बा, मतलब 20,000 रुपया खर्चा किए आप। इंश्योरेंस प्रीमियम दियो आप 2,000 रुपया, भाड़ा खर्चा किया आप 10,000 रुपया, और फॉरवर्डिंग एजेंट एक्सपेंसेस भी आप 1,000 रुपया खर्चा किए। ये सब खर्चा आप किए हो जेनी कंसाइनर। अब हम क्या किए, ऑन 31 दिसंबर 2002 मेडिसिन कॉर्नर फॉरवर्डेड द अकाउंट ऑफ सेल्स टू देज मेडिकल शोइंग दैट 200 केसेस हैव बीन सोल्ड फॉर 1250 एंड 250 केसेस वे सोल्ड फॉर 1200 रुपया, 50 केसेस रिमेनिंग अनसोल्ड। बच गया ना क्लोजिंग स्टॉक। आप मेरा 200 डब्बा एक बेचो, 250 एक, 450 डब्बा आप मेरा बेच दिए, सॉरी हम आपका 450 डब्बा बेच दिए, और आप हमको भेजे थे 500 डब्बा, तो 50 डब्बा का क्लोजिंग स्टॉक बच गया होगा मेरे पास। हेलो, हाँ आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन कॉर्नर पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। हम क्या क्या खर्चा किया, कार्टेज का खर्चा किया हम 2,000 रुपया, अनलोडिंग का खर्चा किया हम 1,000 रुपया, और 2,000 रुपया हम गोडाउन रेंट का खर्चा किया। तो गोडाउन रेंट छोड़ के बाकी दोनों नॉर्मल है, कार्टेज और अनलोडिंग, ये दोनों मेरे वर्किंग में ऐड होगा, और गोडाउन रेंट वर्किंग में ऐड नहीं होगा। अकाउंट सेल्स कंपनी अकाउंट पे चेक 4 लाख, अब हमको 4 लाख का फाइनली एक चेक भी दियो, तो जो बैलेंस बच गया वो बैलेंस सीडी रह जाएगा। अंडर द एग्रीमेंट मेडिसिन कॉर्नर रिसीव 5% कमीशन ऑन सेल्स, और 5% कमीशन भी देने का बात हुआ। आपको यहां पे बोला कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, मेडिसिन कॉर्नर अकाउंट बनाओ, स्टॉक अकाउंट बनाओ, और गुड्स सेंड टू कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाओ। तो पहले जीएसटी भी अकाउंट बनाए फटाफट। देखो कंसाइनमेंट टू दिल्ली अकाउंट खोले इन द बुक्स ऑफ देज मेडिकल कंसाइनमेंट टू दिल्ली। तो पहले लिखे टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, आप हमको कितना का सामान भेजो, 500 इंटू 1000, 5 लाख रुपया का। आप क्या क्या खर्चा किए हो, आप एक खर्चा किए पैकिंग एक्सपेंस जो कि कैश में है, और फ्रेट आप कैश में खर्चा किए हो। तो देखो 2 कैश लिख के पैकिंग और फ्रेट लिख दिया। आप इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 रुपया खर्चा किए, पेड बाई चेक है इसलिए उसको 2 बैंक बोल के लिख दिया। और आप एक फॉरवर्डिंग एजेंट एक्सपेंस भी खर्चे किए 1,000 रुपये जो देना भी बाकी है, तो 2 क्रेडिटर या 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल के 1,000 रुपये लिख दिए। ठीक है, अब मेरा खर्चा भी लिखो। देखो हम क्या क्या खर्चा किए जेनी, हम कार्टेज 2,000 रुपया खर्चा किया, 1,000 रुपया अनलोडिंग, 2,000 रुपया गोडाउन रेंट, तीनों लिख दिए। मेडिसिन कॉर्नर के नाम से आप अपने बुक्स में तीनों खर्चा बुक कर लिए, कार्टेज, अनलोडिंग, गोडाउन रेंट। अच्छा आप मेरे देखो सेल देखो, हम आपका क्या क्या माल बेचे, 200 डब्बा हम 1250 रुपया करके बेचे, 250 रुपया 1200 रुपया करके 250 डब्बा। तो देखो 200 इंटू 1250, 250 इंटू 1200 लिख दिए, यहां तक खत्म। यानी हम आपका 7.5 लाख 5.5 लाख का माल बिकवाए, तो उस पर 5% कमीशन का बात हुआ है। 5.5 लाख का 5% दे दो, 27,500 रुपया कमीशन मेडिसिन कॉर्नर के नाम से लिख दिया डेबिट साइड में। अब आता है जमेला जेनी क्लोजिंग स्टॉक निकालने का, 50 यूनिट का वैल्यू निकालना है। जेनी मेरा स्टोरी फॉलो करो एकदम। 5 लाख कॉस्ट है 1,000 डब्बा का, प्लस आपका पूरा खर्चा ऐड करेंगे हम। तो आपका क्या खर्चा हुआ बेटा, 20,000 रुपया खर्चा हुआ, 20 तो 22 23,000 रुपया खर्चा हुआ आपका। तो पूरा 23,000 ऐड किया, मतलब 5,23,000 रुपया हो गया 1,000 डब्बा का। रास्ता में कोई मिसअप हुआ है क्या? नहीं हुआ, तो डैश दे के आगे बढ़ जाओ।
अब क्या है, मेरा गोडाउन तक पहुंचा तो मेरा खर्चा में बेटा कार्टेज और अनलोडिंग लेंगे और ग्राउंड रेंट नहीं लेंगे, तो मेरा खर्चा कितना हुआ बेटा 3,000, है ना। तो मेरा भी 3,000 ऐड करो तो 5,26,000 खर्चा हो गया। अब मेरे गोडाउन में कोई मिसहैप हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली अब क्या करना है सर, सेल क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है। तो बेटा 5,26,000 1,000 डब्बा का दाम है, और कितना डब्बा मेरे पास बचा है? पचास डब्बा। 26,300 आना चाहिए, ये कैसे निकाल दिया है 52,600। ये लोग गलती किया, 50 डब्बा ही ना बचा है, 50 डब्बा ही ना बचा था अनसोल्ड। तो ये लोग 52,600 कैसे निकाल दिया? 52,600 तो 100 डब्बा का दाम होता है। नोट 1 तो ये इसका है, नोट 1 तो वर्किंग में नहीं दे रहे लोग। और एक मिनट रुको, नोट 1 ना हम शायद बुक का पीडीएफ बनाते वक्त नोट लिए नहीं होंगे। एक सेकंड खाली होल्ड करो, देख लेते हैं हम बुक में लोग क्या किए। हालांकि ये लोग मेरे हिसाब से तो गलती की है। बुक में नोट 1 ये रहा। ओह अच्छा, सॉरी गलती मेरा था। एक बात बताओ, कितना डब्बा भेजो आप हमको? हेलो, हाँ हम कितना से डिवाइड किया? 1000 डब्बा। जनी आप हमको 5 लाख का सामान भेजो, आपका पूरा खर्चा ऐड करेंगे हम 20,000, मेरा खाली 3,000 का खर्चा ऐड करेंगे हम, ठीक है। 5,26,000 खर्चा हुआ, कोई लॉस अब नॉर्मल लॉस है नहीं। तो अभी कितना डब्बा मेरे गोडाउन में फाइनली पड़ा है? 1,000 डब्बा, 500 डब्बा जिसका दाम 5,26,000 है। तो डिवाइडेड बाई 500 इंटू 50 करेंगे ना जनी। हाँ तो देखो वही आएगा 52,600। समझ में आया? हेलो, समझ में आया बात? तो देखो 52,600 निकल गया, हम लिख दिए, हम प्रॉफिट निकाल दिए 47,100। और मेडिसिन कॉर्नर का अकाउंट बनाते हैं। तो देखो 5,50,000 रुपये आप मेरे से पाते थे, तो आप डेबिट में लिखिए। हम आपको 4 लाख का ऑलरेडी एक चेक दे चुका, तो वो बाई बैंक लिख दिए। और हम आपसे अपना पूरा खर्चा प्लस कमीशन वसूल करेंगे, मतलब 5,000 का खर्चा प्लस 27,500 का कमीशन, 32,500 वसूल करेंगे आपसे हम। तो जो बैलेंस है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है कि बैलेंस अमाउंट का क्या किए, तो अभी वो बैलेंस सीडी के रूप में पड़ा रहेगा। आपको बोला था साथ में स्टॉक अकाउंट बना के दिखाओ और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट में तो कोई झमेला नहीं है जेनी। देखो यहाँ पे टू ट्रेडिंग लिखा है, आप 2 परचेज भी लिख सकते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज ही लिखते हैं। तो 2 परचेज 5 लाख और गुड्स सेंड टू दिल्ली 5 लाख, झमेला खत्म। स्टॉक में भी कोई झमेला नहीं है जेनी। 52,600 रुपया का स्टॉक मेरे पास पड़ा है ना जेनी आपका। तो देखो यहाँ पे डेबिट में लिखे 2 कंसाइनमेंट गुड्स, और यही आपका बैलेंस सीडी हो जाएगा, यही आपके फाइनली ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो देखो बैलेंस सीडी 52,600। तो मतलब इन सब अकाउंट्स में कोई दम नहीं है, इसीलिए एग्जाम में आपके पूछता भी नहीं है आजकल। ये लोग मेन पूछेगा 2 ही अकाउंट, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बना के दिखाओ और एक कंसाइनी का अकाउंट बनाओ। तो आज हम लोग यही रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका बाकी सम खत्म करेंगे कल, और उसके बाद वाला क्लासेस में हम लोग बढ़ेंगे इनवॉइस प्राइस मेथड के ऊपर। चलो थैंक यू। हम इसका वीडियो लिंक आपसे शेयर कर देगा, ताकि अगर कभी आपको देखने का मन करे, कुछ पार्ट मिसिंग लगे तो आप देख सकते हो वीडियो।